हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने लेविंसन की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने हमारी पूरे लाइफ साइकिल को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है और 5-5 साल के गैप में, और उन्होंने बीच बीच में जो ट्रांजिशन यूज़ करे हैं दिखाने के लिए कि कैसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर करते हैं। तो जैसे अर्ली एडल्ट ट्रांजिशन हो गया, उसके बाद 30 एज में ट्रांजिशन होता है, फिर मिड लाइफ में ट्रांजिशन होता है जब हम 40 से 45 साल के बीच में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेट एडल्टहुड ट्रांजिशन होता है। तो ये जो ट्रांजिशन की स्टेजेस इन्होंने दिखाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी, जिसमें सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि किस तरीके से हम अपनी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर करते टाइम अपने पुरानी चॉइसेस को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि हमने जो अपने पुराने उसमें स्टेज में किया, क्या वो सही था या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू लेविंसन ये ट्रांजिशन स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी की लाइफ में, जिसमें वो आगे बढ़ने से पहले पीछे की तरफ देखता है, उसकी जितने भी करी हुई चीज़ें हैं वो उसके लिए यूज़फुल रही हैं या नहीं रही हैं, फिर वो उसको अकॉर्डिंगली आगे चूज़ करता है या फिर अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। तो ये लेविंसन की थ्योरी के बाद यहाँ पे इन्होंने एक डिस्कस किया हुआ है कि उसकी थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला था। लेविंसन की थ्योरी सही है या गलत है, इस बारे में भी बात हुई थी। लेविंसन की जो थ्योरी थी सोशल डेवलपमेंट की, ये बोल रहे हैं कि इट वाज the Levinson's picture of social development during adult years seems to match our common sense ideas about this process। तो कॉमन सेंस आइडियाज इससे मैच हो रहे हैं, कॉमन सेंस की तरीके से देखा जाए तो ये थ्योरी ठीक है। बट इसमें क्रिटिसिज्म क्या था, यहाँ पे क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने जो सैंपल चूज किया था वो बहुत ही छोटा था। That Levinson based his theory primarily on extensive interviews with only 40 participants। तो सिर्फ 40 लोगों के ऊपर, उसमें भी वो सारे ऑल मेन वर देयर, और वो सारे वहाँ रहते थे यूएस में, एंड ऑल एजेस 35 to 45। तो मतलब इतने ज़्यादा लिमिटेड क्राइटेरिया में लेविंसन ने इंटरव्यू लिया था इतने लिमिटेड लोगों का, और उसी के बेस पे उन्होंने ये थ्योरी बना दी जो सबके ऊपर जनरलाइज करी हुई है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये मेन के ऊपर है तो वुमेन के ऊपर भी अप्लाई करेगी। ऐसा भी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले मेल्स के ऊपर है तो वो इंडिया में रहने वाले मेल्स पे भी अप्लाई करेगी। तो ये थ्योरी की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही था कि इनका जो सैंपल था ना वो बहुत छोटा और बहुत ही बायस्ड था और बहुत रिस्ट्रिक्टेड सैंपल था, और उसके बेस पे ये पूरे सबके ऊपर, मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के ऊपर ये जनरलाइज थ्योरी इन्होंने कर दी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि इतने छोटे सैंपल पे आप स्टडी करके सबके लिए जनरलाइज कर सको। इसके लिए बड़ा सैंपल स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। In addition, and perhaps even more important, it is uncertain whether Levinson's suggestions apply to women। तो यहाँ पे फिर से वही बात उठ के आई थी कि ये तो men के ऊपर करी हुई थी, वुमेन का क्या है। वुमेन की तो बहुत दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी अलग अलग एजेस में अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मेल से बिल्कुल अलग होती है। उनके लिए केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, केयरिंग फॉर एल्डरली पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो घर में रहते हैं, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर चाइल्ड ड्यूरिंग एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ देयर लाइफ, मतलब काफ़ी लंबा टाइम उनका घर में जाता है बच्चों का ध्यान रखते हुए। उनकी लाइफ में तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। तो उस केस में ये थ्योरी कैसे फिट बैठेगी जहाँ पे इन्होंने पूरा मेल्स के ऊपर स्टडी करके एक थ्योरी बना दी है। लेकिन बाद में फिर इसी क्रिटिसिज्म की वजह से लेविंसन ने क्या किया, फिर से अपनी स्टडी करी और इस बार वुमेन के ऊपर करी थी। उन्होंने अगेन वही 45 का सैंपल लिया। 45 वुमेन थी, उनकी एज थी बिटवीन 35 to 45। इन्होंने ये सैंपल लिया, उसमें से कुछ ऐसी थी जो होम मेकर्स थी, जिनको हाउसवाइफ बोलते हैं। अदर हैड एकेडमिक करियर्स, कुछ ऐसी भी थी जिनका एकेडमिक करियर था, और कुछ ऐसी थी जिनका बिजनेस था, मतलब बिजनेस वर्ल्ड में काम करती थी, खुद का नहीं था बट बिजनेस वर्ल्ड में काम करती थी। Levinson reported that women in this sample went through the same sequence of eras and periods and roughly at the same ages।
बट उनकी ये वाली स्टडी करने के बाद भी वही सेम इन्होंने बोला, फाइंडिंग्स मेरी वही रही थी, कोई चेंजेस नहीं हुए। वुमेन के केस में भी वही एराज, वही सेम चेंजेस उसी पर्टिकुलर एज में नजर आया। However, he did find differences between men and women in several aspects. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात उनको ये पता चली कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस इनको मिले दोनों की स्टडी करते टाइम, और वो डिफरेंसेस कब आते थे, जब वो मिड लाइफ ट्रांजिशन में पहुंचते थे। मिड लाइफ ट्रांजिशन में बहुत सारे वुमेन थी जिन्होंने ये बोला कि उनको अपना जो डिसीजन था होम मेकर बनने का वो बहुत गलत लगा। उनको अपनी मिड लाइफ में पहुंच के ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट करती थी, और उनको ये मतलब जब उनका मिड लाइफ ट्रांजिशन वाली स्टेज में वो आती थी तो हमेशा वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोच के, जितनी भी हाउसवाइफ थी उनको इतना ज़्यादा रिग्रेट होता था कि अगर शायद वो कहीं जॉब कर रही होती हैं या कहीं करियर बनाया होता उन्होंने, तो आज वो बहुत अच्छा कर रही होती। तो एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट दिखा उनके अंदर अपनी चॉइस को लेकर, जो होम मेकर बन गई थी। तो मतलब उनको ये लगा, वो अपने आप को क्वेश्चन करती थी कि जो भी मैंने सेक्रीफाइस किए अपनी मैरिज की और फैमिली की वजह से, क्या वो जस्टिफाइड थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिली उनको वुमेन की स्टडी में। Then finding has been further explored by Stewart and Van de Water in longitudinal study of women. बाद में भी और जैसे इसके ऊपर जब ये बात उठी तो इसके ऊपर और स्टडीज हुई, फिर लॉन्गिट्यूडनल भी स्टडी करी गई। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि आप एक एज से लेके पर्टिकुलर दूसरी एज तक लगातार किसी की स्टडी फॉलो करते हो उसको। तो जैसे 36 एंड 47 दो एजेस की वुमेन के ऊपर ये स्टडी करी गई थी। व्हेन दे वर 36, जब वो 36 ईयर्स के थे, they were asked whether they had any regret about having chosen to marry and become homemakers rather than pursue a career, and whether they wish to make a change. ये सेम क्वेश्चन उनसे पूछा गया जब वो 36 ईयर्स के थे कि मतलब क्या आपको कोई रिग्रेट है इस चीज़ पे कि आपने शादी कर ली और हाउसवाइफ बन गए रेदर देन एक करियर परस्यू करने के। क्या आपकी विश है चेंज करने की अभी भी, अगर आपके हाथ में हो तो। फिर उसके बाद जब वो 47 ईयर्स के हुए तब अगेन द सेम वुमन वर आस्क्ड दीज क्वेश्चंस अगेन। उन्हीं लोगों से दोबारा ये क्वेश्चन पूछे गए कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपने जो अपना करियर छोड़ के जो घर संभालने का डिसीजन लिया वो ज़्यादा अच्छा था, या अगर आपको चेंज करने का मौका मिले तो आप चेंज करोगे अपनी चॉइस। So they were asked to indicate whether they had made a career relevant change, entered a new career, taken courses. तो मतलब अपने करियर की तरफ ध्यान देते हो तो क्या आपको लगता है आप ज़्यादा अच्छा कर पाते। So researchers found that many of the women in the study expressed regret over their earlier choices to become homemaker. इसमें भी वही सेम हमें फाइंडिंग्स मिली कि बहुत सारी ऐसी women थी जिनको अभी भी बहुत रिग्रेट फील होता था कि उन्होंने क्यों नहीं अपना करियर परस्यू किया। मैनी स्टेटेड द डिज़ायर टू चेंज, उसमें से बहुत ऐसी थी जो अभी भी कोशिश कर रही थी या डिज़ायर दिखा रही थी कि वो अपने जो अपनी जो होम मेकर वाली जो कंडीशन है उसको चेंज करके कोई करियर ज्वाइन कर लें, कोई एक पर्टिकुलर करियर में एंटर कर जाएं। दोज हु एक्सप्रेस्ड रिग्रेट एंड डिज़ायर टू चेंज एंड देन एक्चुअली मेड चेंजेस इन देयर लाइफ रिपोर्टेड हायर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। अब जैसे इनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग की भी टेस्टिंग साथ साथ ही चल रही थी, तो बाद में ये देखा कि जिन्होंने एक्चुअली में अपनी चॉइस चेंज कर ली बाद में जाके, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ ऐसी लेडीज़ होती है जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो वापस से अपने लिए कोई करियर या कोई जॉब ढूंढ लेती हैं क्योंकि उस टाइम उनके पास थोड़ा टाइम होता है। तो बाद में एक्चुअल में जिन्होंने ये चेंज कर लिया, देखा गया कि उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट बहुत बेटर हो गई थी उन लोगों से जो सिर्फ रिग्रेट कर रहे थे पर उन्होंने कुछ करा नहीं, चेंज नहीं करा। These findings suggest that Levinson proposed, many women review their lives in the midlife and both seek and make important changes. तो अगेन सेम वही चीज़ आ गई जो हमने मेल के केस में पढ़ी थी कि वो मिड लाइफ में जाके अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं और अगर उनको कोई लगता है कि चेंज वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में तो वो ज़रूर करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही विमेन के केस में भी मिला कि जो लेविंसन ने अपनी थ्योरी में बोला था कि मिड लाइफ में जाके ही वो अपनी पूरी लाइफ को रिव्यू करती हैं और उन्हें लगता है अगर वो कोई चेंज कर सकती हैं तो वो करती हैं।
स्पेशली इफ दे रिग्रेट देयर अर्लियर लाइफ स्टाइल चॉइसेस। तो अगर वो अपनी पुरानी चॉइसेस को रिग्रेट करती हैं तो वो ज़रूर मिड लाइफ में जाके उसको चेंज करती हैं। सो दिस इज़ हाउ लेविंसन थ्योरी वॉज प्रूव्ड अगेन कि जो उन्होंने मेल पे स्टडी करी थी वो फीमेल्स पे भी बहुत ज़्यादा मैच हो रही थी। अब इसमें इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया हुआ है कि इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में एजिंग में क्या होता है। So in Indian tradition lifespan it is conceived in terms of 4 stages। तो इंडिया की लाइफ स्पैन को जनरली 4 स्टेजेस में देखा जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एक तो है 4 स्टेजेस कॉल्ड asramas। So asramas with specific duties and responsibilities associated with each stage। अब इसके 4 स्टेजेस क्या है? पहली स्टेज है ब्रह्मचर्य, द सेलिब्रेट एजुकेशनल फेज, मतलब जिसमें आपको एजुकेशन लेनी होती है। दूसरी फेज है गृहस्था, जिसमें आपकी फैमिली रिलेशनशिप डेवलप होते हैं 25 से 50 ईयर्स के बीच में। तीसरी स्टेज है वनप्रस्था, द डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट मतलब जब आपकी जो फैमिली लाइफ, जो फैमिली में जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी अपनी जॉब के लिए चले जाते हैं। 50 से 75 ईयर्स की एज होती है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। देन संन्यास, लास्ट स्टेज है द रिनंसिएशन फेज, जब आपको फाइनली अपना जो ये सब चीज़ें जिससे जो भी आपने बनाई है उसे छोड़ना होता है, तो ये डिटैचमेंट वाली स्टेज आ जाती है। सो दी वनप्रस्था asramas mark the beginning of old age while the last one sannyasa refers to the last stage of life। तो जैसे मैंने याद बोला कि जो वन प्रस्था है उससे बिगिनिंग होती है जब आप बड़े, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वहां से शुरू हो जाती है आपकी ओल्ड एज। और संन्यासा मीन्स आपकी लास्ट स्टेज है लाइफ की। So during Vanprastha Asrama, a person is expected to disengage from the worldly involvement and severing the effective and social bond। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो वनप्रस्थ स्टेज है, यानी कि कितने साल के बीच में ये हो गया, 50 से 75 साल के बीच में। इस स्टेज के बीच में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी जो भी आप जिस चीज़ में भी अभी तक इन्वॉल्व थे, पूरे अपने घर को चलाने में, बच्चों को संभालने में, उन सब चीज़ों को अब आप छोड़ दो और अपने जो बॉन्ड्स हैं उनके साथ वो थोड़े से कम कर दो, जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं, सोशल बॉन्ड्स हैं, और अपनी यंगर जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर दो। अब मतलब आपको रेस्ट करने की स्टेज है ये। सो ऑल 4 स्टेजेस हाउएवर आर इंडिपेंडेंट। चारों स्टेजेस बहुत इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। With increase in better health facilities and quality of life, elderly population in India is on increase, and it is estimated that there are 75 million elderly out of total population। सो अब क्या है, क्योंकि इंडिया में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बेटर है पहले से, तो एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है 62 ईयर्स की। एंड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, एंड नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। They suffer from poverty and poor hygiene, which increases the problem of the elderly and their supporting caring family। तो बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, इसलिए उनके जो प्रॉब्लम्स हैं सपोर्ट की और केयरिंग की फैमिलीज में वो बहुत ज़्यादा होती हैं। While successful aging is often considered as coping effectively with the challenge of aging, a graceful acceptance of aging is also important because one must accept the changes consequent on aging as normal and not become apprehensive। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि एजिंग तो एक प्रोसेस है जो होता ही है, लेकिन अब उसको अच्छे से कोप करना, चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना, प्लस उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, मतलब उसको भी एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ की तरह एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ उसको लेके आप एप्रीहेंसिव हो जाओ, परेशान हो जाओ। सो कुछ चीज़ें और होती हैं जो सक्सेसफुल एजिंग में हेल्प करती हैं, जैसे आपकी खुद की सेल्फ परसेप्शन फिजिकल हेल्थ को लेकर, या एक कर्मा में बिलीफ रखना, या फ्लेक्सिबल होना अपनी अप्रोच में, आफ्टर लाइफ में बिलीव करना, और एक सोशल सपोर्ट अपने पास रखना। ये सारी चीज़ें अगर हो तो ये सक्सेसफुली एजिंग करने में हेल्प करती है। There is also a perspective that encourages to fight against aging।
दैट इज कंटिन्यू द एक्टिविटीज विगरसली टू द एक्सटेंट पॉसिबल। एजिंग में और एक चीज जो हेल्प कर सकती है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहो, मतलब एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, अपने माइंड और बॉडी को एक्टिव रखना, इससे एजिंग को आप स्लो डाउन कर सकते हो। और किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, जैसे बच्चों की हेल्प करना टू सेटल डाउन, टू हेल्प पीपल अराउंड इन देयर डेली कोर्स, जो डे टू डे काम होते हैं घर में, नॉर्मल डेली जो चोर्स होते हैं उनके लिए। कीप बॉडी एंड माइंड वेल एक्सरसाइज्ड एंड यूजिंग फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़। तो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने के लिए आप अपने घर में या घर से बाहर जिसको भी कम्युनिटी में हेल्प कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, सिर्फ इसलिए ताकि आप अगर एक्टिव रहोगे तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत इजी और स्लो हो जाएगा। और आप अपने इस एज में जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाओगे तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। So in the Tirupati Sanitarium study, Ramamurthy, it was noted that the sanitarians came from families where ancestral members generally lived long, beyond 80 years. Most of them belonged to the middle economic class. Physically, they were slim and active for their age. They were both vegetarians and non-vegetarians who ate variety of food. They did not in their past suffer from any major disease, were not hospitalized, and had only visual and hearing defects. They were largely self dependent in activities of daily living till a few years back. They also passed through the usual problems and losses in their life. They generally coped with them and took them in the stride. They enjoyed good social relationship and their outlook was God fearing. They always took a positive and confident view of life. Physical and psychological activity levels, flexibility of behavior, social support were positively associated with them for long life. ये जो पूरी बात यहाँ पे बोल रहे हैं, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? जो ये स्टडी करी गई थी जहाँ पे सेंटिनेरियन मतलब वो लोग होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा देर तक अपनी लाइफ जीते हैं। तो इनके ऊपर स्टडी करी थी कि वो कैसे इतनी लॉन्ग लाइफ तक रह लेते हैं, कैसे उनकी लाइफ इतनी लंबी होती है। तो उनकी स्टडी में यही देखा गया था कि वो एक तो वो ओवरवेट नहीं थे, प्लस वो एक्टिव थे अपनी एज से ज़्यादा, खाने में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें खाते थे, वैरायटी ऑफ फूड्स दे वर ईटिंग। और ऐसा नहीं है कि उनके पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वही सारी जर्नल प्रॉब्लम उनके पास्ट में भी आई जो हर किसी की लाइफ में आती हैं। बट ये था कि उनको कोई मेजर डिसीज़ नहीं था, वो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, बस थोड़ी सी विजुअल और हियरिंग डिफेक्ट्स थे। एंड दे वर सेल्फ डिपेंडेंट, वो अपना काम खुद करते थे, अपने डेली लाइफ का जो भी काम है वो खुद करते थे। एंड दे ऑल्सो पास थ्रू द यूजुअल प्रॉब्लम्स एंड लॉसेज इन देयर लाइफ, और जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई उसको उन्होंने अच्छे से कोप अप किया। एंड उनके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे थे। देयर आउटलुक वॉज गॉड फेयरिंग, मतलब उनको ये बिलीव था कि कहीं ना कहीं गॉड जो है दिस एंटिटी इज देयर, तो अपनी उससे डर के मतलब रखते रहते थे कि मतलब हमें कोई गलत काम नहीं करना, बिकॉज देर इज अ गॉड हु इज ओवरलुकिंग अस। एंड दे ऑलवेज टुक अ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट व्यू ऑफ लाइफ, तो लाइफ को बहुत पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंटली वो देखते थे। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी लेवल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी उनके अंदर मिली थी। जैसे कि उनकी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी लेवल ज़्यादा थे, फिजिकल काम करना और साइकोलॉजिकली अपने माइंड को एक्टिव रखना। फ्लेक्सिबिलिटी थी बिहेवियर में, सोशल सपोर्ट काफ़ी अच्छी थी। स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन थी उन लोगों की, स्पिरिचुअलिटी में मानते थे, कर्मा में मानते थे, जो हिंदू कॉन्सेप्ट है कर्मा का, गॉड फियरिंग नेचर, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी उनमें। टेम्परामेंटली देवर काम, मतलब उनका टेम्परामेंट कैसा था, बहुत ही शांत और काम टाइप के थे, कभी एजिटेशन या स्ट्रेस नहीं ज़्यादा दिखाते थे। देवर मोस्टली सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, तो अपनी लाइफ से मोस्टली वो सेटिस्फाइड थे। दे रिपोर्टेड दैट दे डिड नॉट एनी टाइम सफ़र फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स, तो कभी उनको ऐसा नहीं हुआ कि कोई सीरियस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो। दे वॉन्टेड टू अटेंड टू दे नीड देमसेल्फ, अपना काम वो खुद करना ज़्यादा पसंद करते थे।
एक्टिव लाइफ, फिजिकल एक्सरसाइज, पीस ऑफ माइंड, पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट ऑफ मिल्क, वेजिटेबल्स, फिश, फ्रूट, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में थी जिसकी वजह से वो इतने हेल्दी थे। अ नॉर्मल सेक्स लाइफ, अवॉइडेंस ऑफ ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना और ज़्यादातर पॉजिटिवली चीज़ों को लेना। तो ये सारी चीज़ें जिनकी लाइफ में थी वही लोग थे जो इस तरीके से 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा साल तक जिए। So the Declaration of Human Rights by United Nations indicated that there are certain basic rights like right to live, right to equality, right to basic, ये कुछ rights हैं, human rights हैं, that are inalienable to human living and need to be guaranteed in governance. A large number of countries have incorporated them in their constitution and or statute or books ensuring that them to their people. Keeping these in views, ideas were generated that older persons as a distinct group need to have their own set of rights. तो ये अब राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, जैसे राइट टू लिव, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, ये सारे। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो अब एल्डरली लोग हैं उनके खुद के अपने लिए भी कुछ पर्टिकुलर राइट्स होने चाहिए। तो the International Federation of Aging deliberated on this and formulated a set of rights applicable to senior citizens. यहाँ पे क्या किया है इंटरनेशनल फेडरेशन ने, जो IFA है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एजिंग ने कुछ ऐसे राइट्स रखे हैं जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे प्रोविजन फॉर एडिक्वेट फूड, उनको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए प्रॉपर, एंड प्रोविजन ऑफ इनकम, कुछ इनकम हो, फैमिली कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट मिले, वर्क एंड टू परस्यू अदर इनकम जनरेटिंग, उनको अगर किसी तरीके से अपने लिए कुछ इनकम जनरेटिंग कोई चीज़ काम करना है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। So these type of rights were also introduced by Indian Federation of Aging. Then at तो यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहे हैं कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको एक रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर खाना, प्रॉपर केयर, प्रॉपर इनकम अर्न करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं। सो ये था एजिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एजिंग, डेथ एंड बेरीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।